नमस्कार। स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बनाया रियल, लाइक्स को बनाया लाइफ और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, अपनी क्रिएटिविटी और अपना कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से लेकर रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां पर क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। क्या कोई सैनिक अपने मिशन को पूरा करने के लिए -10 डिग्री तापमान में 16,000 फीट की ऊंचाई पर अपने जूते तक उतार सकता है? ये सवाल सुनने में असंभव लगता है, लेकिन कारगिल युद्ध के एक वीर योद्धा ने इसे सच कर दिखाया। ये कहानी है भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी कैप्टन नेइके झाकुओ केंगुरसे की, जिन्हें उनके साथी प्यार से नींबू साहिब कहते थे। 28 जून 1999 को द्रास सेक्टर की बर्फीली चट्टानों पर दुश्मन की चौकी तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने जूते उतार दिए ताकि नंगे पैर चट्टानों पर बेहतर पकड़ बन सके। भीषण ठंड और दुश्मन की गोलीबारी के बीच उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता केवल करगिल विजय की कहानी नहीं, बल्कि साहस, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल है। 16,000 फीट की ऊंचाई, -10 डिग्री की ठंड, रात का घुप अंधेरा, सामने लगभग सीधी एक चट्टान और ऊपर दुश्मन की मशीन गन पोस्ट और नीचे भारतीय सेना की घातक प्लेटून, जिसके ऊपर दुश्मन अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। हर जवान की कोशिश है कि वो आगे बढ़े, लेकिन इसमें उनके जूते ही उनको रोक रहे थे। बार बार वो फिसल रहे थे। ऐसे में मौत उनको दो तरफ दिख रही थी, एक तरफ खाई में गिरने का डर और दूसरी तरफ दुश्मन की गोली, और इसके बीच में खड़ी थी चट्टान की वो दीवार, जिसको पार किए बिना वो मिशन पूरा नहीं हो सकता था। तभी 25 साल का एक घायल अफसर शेर की तरह उठा। उसके पेट में स्प्लिंटर से लगी चोट का दर्द है, खून बह रहा है, सांसें काफी तेज हैं, लेकिन आंखों में एक दूसरा खून तैर रहा है कि हर हाल में इस दुश्मन को हराना है। उस अफसर ने -10 डिग्री की उस ठंड में अपने जूते उतार दिए, नंगे पैर हाथों में रॉकेट लॉन्चर लिया और चट्टान पर चढ़ाई शुरू कर दी। उस रात कारगिल की उन वादियों में एक ऐसा दृश्य देखा जिसे यकीन कर पाना मुश्किल है। ये कहानी है कैप्टन नाइके झाकुओ केंगुरसे की, यानी नींबू साहब की, नागालैंड के उस सपूत जिसे प्यार से उसे घर वाले नींबू और फौज में उसके सैनिक नींबू साहब कहते थे। मैं नृपेंद्र हूं और आप देख रहे हैं दुनिया का खास शो शौर्य गाथा। वीडियो शुरू करूं इससे पहले बता दूं कि आज की कहानी सिर्फ एक कारगिल हीरो की नहीं है। ये कहानी उस भारत की है जिसे अक्सर मैप्स में काफी दूर समझा जाता है, लेकिन जिसका साहस हमेशा देश के दिल में रहा है। ये कहानी है नागालैंड की यंग टीचर की, जो पहले क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता था और फिर कारगिल की क्लिफ्स पर अपने जवानों को साहस और शौर्य का सबसे बड़ा मैसेज दे गया। ये कहानी है एक ऐसे अफसर की जिसने महज 6 महीने की फौज की ड्यूटी की थी, लेकिन जब मातृभूमि ने, जब युद्ध ने उसे पुकारा, तो उसने उम्र, अनुभव और रैंक से इतर जाकर एक ऐसी लीडरशिप दिखाई जो भारतीय सेना ही नहीं, पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में अमर हो गई। कैप्टन नाइके झाकुओ केंगुरसे। उनका जन्म 15 जुलाई 1974 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा के नेर हेमा गांव में हुआ था। उनके पिता निस्ले केंगुरसे और मां दीनुओ केंगुरसे थे। घर में उन्हें प्यार से नींबू बुलाया जाता था। 1950 के दशक से 1990 तक, जब नागालैंड के आम लोग इंसर्जेंसी, पॉलिटिकल अनरेस्ट, डर और अनसर्टेनिटी के साए में जी रहे थे, जहां वर्दी को लेकर एक दूरी सी बन गई थी, लोगों के मन में कई तरीके के सवाल और शक थे। ऐसे में एक यंग नागा लड़के ने सपना देखा कि वो फौज में जाएगा। तो ये केवल एक करियर चॉइस भर नहीं था,
ये था समय से आगे बढ़ जाने की हिम्मत। नीबू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल जालुकी से की और कोहिमा साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। पढ़ाई के दिनों में ही उनके अनुशासन की अपनी कई सारी कहानियां हैं। उनके भाई याद करते हैं कि नीबू अपनी 10वीं की परीक्षा से पहले रात रात भर बैठ के पढ़ाई किया करते थे। एक कहानी है कि उस दौर में जब नागालैंड के ऐसे रिमोट इलाकों में नेशनल न्यूज़पेपर्स 3-4 दिन लेट पहुंचते थे, लेकिन फिर भी नीबू इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ही मंगाया करते थे। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपर्स पढ़ना उनकी आदत में शुमार था। उनके छोटे भाई बहन ये मजाक में कहते थे कि नीबू ये न्यूज नहीं है, ये स्टेल न्यूज है। लेकिन नीबू के लिए वो पेपर सिर्फ न्यूज नहीं थे, वो उनके और बाकी दुनिया, खासकर भारत के दूसरे इलाकों और राज्यों के बीच एक ब्रिज का काम करते थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1994 से 1997 तक कोहिमा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर के तौर पर काम किया था। वो बच्चों को पढ़ाते थे और अपनी फैमिली की हेल्प करते थे। साथ ही अपने अंदर उन्होंने एक सपना संभाले हुआ था कि भारतीय सेना की वर्दी पहननी है। कहते हैं उनके ग्रेट ग्रैंडफादर नागा कम्युनिटी के एक रिस्पेक्टेड वॉरियर हुआ करते थे। शायद फौज और वॉरियर का ये ब्लड भी वहीं से आया था। लेकिन नीबू की पहली लड़ाई बैटलफील्ड पर नहीं थी। उनकी पहली लड़ाई थी रिसोर्सेज की कमी, दूरी और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल के साथ साथ सबसे ज्यादा उस परसेप्शन से थी जो उस समय नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया के बीच मौजूद था। फिर उन्होंने यूपीएससी की कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएस की परीक्षा पास की और एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड हुए। इसके बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पहुंचे और 12 दिसंबर 1998 को इंडियन आर्मी की आर्मी सर्विसेज कोर यानी एएससी में कमीशन हुए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि कैप्टन कैंगरू से आर्मी सर्विसेज कोर के अफसर थे। एएससी का रोल मेनली लॉजिस्टिक्स, सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। वॉर में फ्रंटलाइन जितनी ही जरूरी होती है उतना ही जरूरी होता है सोल्जर्स तक समय से राशन पहुंचे, एमिनेशन पहुंचे, फ्यूल पहुंचे, इक्विपमेंट पहुंचे, ये सारी चीजें एएससी वही लाइफलाइन का काम करती है। कारगिल के दौरान कैप्टन कैंगरू से अटैचमेंट पर 2 राजपूताना राइफल्स के साथ सर्व कर रहे थे। इसी बटालियन के साथ कैप्टन कैंगरू से एक यंग अफसर के रूप में द्रास सेक्टर में तैनात थे। सोचिए, एएससी से आए एक अफसर को इन्फेंट्री बटालियन की सबसे डेंजरस असॉल्ट रोल में घातक प्लाटून लीड करने की जिम्मेदारी मिलती है। और वो भी ऐसे ही नहीं, क्योंकि घातक प्लाटून कोई नॉर्मल प्लाटून नहीं होती है। ये किसी भी बटालियन की सबसे एलीट असॉल्ट टीम होती है। इसमें सबसे फिट, सबसे मोटिवेटेड, सबसे फियरलेस सोल्जर्स चुने जाते हैं। जब भी सबसे पहले आगे जाकर दुश्मन के बंकर पर नजदीक से हमला करना हो, जब सबसे मुश्किल चढ़ाई चढ़नी हो, तो घातक प्लाटून आगे जाती है। और इसी घातक प्लाटून के कमांडर बने थे कैप्टन नाइके झाकुओ कैंगरू से यानी कि नींबू साहब। 1999 की कारगिल जंग कोई आम जंग नहीं थी। यहाँ लड़ाई दुश्मन से पहले मुश्किल टेरेन से थी। ऊपर बैठे पाकिस्तानियों ने ऊंचाई पर ऐसे दीवार बना लिए थे जहां से कई हाईवे और कनेक्टिविटी वाले रास्ते उनकी सीधी नजर में होते थे, जहां से वो भारतीय सेना के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। ऐसे ही द्रास सेक्टर की ऊंचाई से नेशनल हाईवे 1 अल्फा साफ साफ दिखाई देता था। इस हाईवे को सिक्योर करना इंडियन आर्मी के लिए बेहद जरूरी था। तोलोलिंग की जीत के बाद 2 राजपूताना राइफल्स को एरिया 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स को कैप्चर करने का टास्क मिला। यह कॉम्प्लेक्स द्रास सेक्टर में शार्प कॉनिकल फीचर्स का एक क्लस्टर था। इसमें नॉल, 3 पिंपल्स, लोन हिल्स जैसे फीचर्स आते थे। ऐसे में कैप्टन कैंगरूसे की पलटन को आगे बढ़ने में सबसे मुश्किल थी ब्लैक रॉक एरिया में क्लिफ फेस पर बनी दुश्मन की मशीन गन पोजीशन। यहां से दुश्मन लगातार फायर कर रहा था और 2 राजपूताना राइफल्स की बटालियन आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। जब तक यह मशीन गन पोस्ट शांत नहीं होती तब तक आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। ऐसे में इस खतरनाक मिशन के लिए कैप्टन कैंगरूसे ने खुद वॉलंटियर किया। रात ने क्लिफ फेस पर चढ़ना था। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था। रास्ता काफी स्टीप था और दुश्मन की ओर से हैवी फायर भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन उनका टारगेट एक था कि दुश्मन की उस मशीन गन पोस्ट को तबाह करना। 28 जून 1999 की रात कैप्टन कैंगरूसे अपनी घातक प्लाटून के साथ ब्लैक रॉक की तरफ बढ़ गए। रात गहरी हो चुकी थी। द्रास की ठंडी हवा बर्फ जैसी चुभ रही थी। ऑक्सीजन भी कम था ऊंचाई पर। शरीर पर हथियार, एमिनेशन, इक्विपमेंट्स का वजन भी था और हर कदम के साथ सांस भारी होती जा रही थी। जैसे ही घातक प्लाटून क्लिफ फेस की तरफ बढ़ी, दुश्मन ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। मशीन गन्स की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। मोटार शेल्स के धमाके हो रहे थे, पत्थर टूट रहे थे, कई सैनिक घायल हो रहे थे। इसी बीच कैप्टन कैंगरूसे सबसे आगे चल रहे थे। तभी उनके पास एक जोरदार धमाका हुआ और उनके पेट में कई सारे स्प्लिंटर्स धंस जाते हैं।
चोट बेहद गंभीर थी। इस हालत में ज्यादातर लोग इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन नींबू साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आगे बढ़ते रहे। उनके सैनिक देख रहे थे कि साहब घायल है, लेकिन उनका जोश दोगुना दिखाई दे रहा है। वो कह रहे थे कि आगे बढ़ो। उन्होंने दिखाया कि ये मिशन अभी जिंदा है। उनकी टीम आगे बढ़ती रही, लेकिन तभी फाइनल क्लिफ फेस पर पहुंचकर पूरी बटालियन रुक गई। उनके सामने एक खड़ी चट्टान थी और दूसरी तरफ दुश्मन की मशीन गन पोस्ट। जूतों से ग्रिप नहीं बन रही थी। हर कोशिश में पैर वहां फिसल रहे थे और वहां से नीचे गिरने का मतलब था खाई में सीधी मौत। ये देखते हुए घायल कैप्टन कैंगरूसे ने वो फैसला लिया जो सैन्य युद्ध के इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने जूते उतार दिए। 16,000 फीट की ऊंचाई, -10 डिग्री की ठंड, घायल शरीर, बहता खून, हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर नंगे पैर कैप्टन कैंगरूसे चट्टान से चढ़ने लगे। ये पूरा सीन किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये असली जंग का मैदान था। यानी कि अगर वो ग्रिप छूटती तो न मिशन पूरा होता, न जिंदगी बचती। लेकिन नींबू साहब चढ़ते गए। वो हाथों से पत्थरों को पकड़ रहे थे, पैरों से फ्रीजिंग सरफेस पर ग्रिप बना रहे थे और ऊपर से दुश्मन गोलियां भी चला रहा था। उन्होंने उस चट्टान को पार किया और सीधे रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन की उस मशीन गन पोस्ट को तबाह कर दिया। वो बंकर वहीं खत्म हो गया, लेकिन मिशन यहाँ खत्म नहीं हुआ था। दुश्मन अब सामने आ चुका था। क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गई थी। कैप्टन कैंगरूसे अकेले ही दुश्मन पर टूट पड़े और 2 को वहीं ढेर कर दिया। 2 को बैनेट पर लगे चाकू से मार गिराया। अकेले ही वो दुश्मन पर कहर बनकर टूट रहे थे। नंगे पांव उस जंग में उन्होंने जो शौर्य दिखाया, आज वो हर भारतवासी के दिलों में एक अलग ही जोश भर देता है। उनके इस एक्ट ने बटालियन के आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। हालांकि अपनी गंभीर चोट के कारण कैप्टन कैंगरूसे वीर गति को प्राप्त हो गए। वो महज 25 साल के थे और फौज में कमीशन हुए केवल 6 महीने हुए थे। लेकिन उस रात उन्होंने एक्सपीरियंस से नहीं, करेज से कमांड किया था। कैप्टन कैंगरूसे की शौर्यगाथा बैटलफील्ड पर खत्म नहीं होती। इसका सबसे इमोशनल चैप्टर उनके घर, उनके पिता और उनके लास्ट लेटर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा था। उन्होंने लिखा था कि डैड, हमने तोलोलिंग की लड़ाई जीत ली है, हमने दुश्मन के हथियार और गोला बारूद भी पकड़े हैं, लेकिन हमने अपने कई करीबी साथियों को खो दिया है और शायद मैं भी वापस घर आकर फैमिली का हिस्सा फिर नहीं बन सकता। अगर मैं वापस नहीं आऊं तो मेरे लिए दुखी मत होना, क्योंकि मैंने देश के लिए अपना बेस्ट देने का फैसला लिया है। बस मेरे लिए एक छोटा सा मेमोरियल बना देना और मुझे याद रखना। ये सिर्फ एक लेटर नहीं था, ये 25 साल के बेटे की काम एक्सेप्टेंस थी कि जंग के मैदान में किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। हालांकि वो अपने पिता को अपने मौत की पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं बता रहे थे, वो उस लेटर से अपने ड्यूटी का डिसीजन बता रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मैं ना लौटा तो मेरे लिए रोना मत, पर मुझे याद जरूर रखना। और जब उनके वीरगति की खबर नागालैंड पहुंची तो पूरा राज्य अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए निकल पड़ा। कहा जाता है कि दीमापुर से नेरहेमा तक हजारों लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े थे। लोग घरों से, गांवों से बाहर आए, रास्तों पर हुजूम उमड़ पड़ा। नागालैंड ने ये माहौल शायद पहले कभी देखा होगा। वर्दी पहने अपने बेटे को आंसू और गर्व के साथ सैल्यूट किया था। उनकी मां दीनू कैंगरूसे के लिए मानना मुश्किल था कि उनका बेटा अब नहीं रहा, क्योंकि परिवार हाल ही में अपने बड़े बेटे को खो चुका था। उनके पिता नीस्ले कैंगरूसे याद करते हैं कि नींबू एक रिस्पॉन्सिबल बेटा था। घर के बड़े बच्चों में से एक होने के नाते वो परिवार के बाकी छोटे लोगों का मार्गदर्शन भी किया करता था। परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें हुआ करती थी, लेकिन नींबू ने उस घर से बहुत बड़ा परिवार चुना, परिवार जिसे हम भारत कहते हैं। कैप्टन कैंगरूसे ने युद्ध के दौरान जो शौर्य दिखाया, उसके लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया। जैसा उन्होंने अपने लेटर में लिखा था, उनकी याद में एक मेमोरियल उनके गांव में बनाया गया। इसके साथ ही कई अलग अलग जगहों पर उनके लिए मेमोरियल बनाए गए। आर्मी सर्विसेज कोर के हेडक्वार्टर्स में साउथ बेंगलुरु में उनकी स्टैच्यू लगाई गई। ASC कैंपस में उनके नाम पर कैप्टन कैंगरूसे गेट भी जाना जाता है। नागालैंड में कैप्टन कैंगरूसे महावीर चक्र मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट भी आयोजित किया जाता है, ताकि नई जनरेशन सिर्फ उनका नाम न जाने, बल्कि उनके शौर्य को महसूस भी करे। और सबसे बड़ी बात, कैप्टन कैंगरूसे ASC के पहले और इकलौते अफसर बने जिन्हें महावीर चक्र मिला, क्योंकि कभी कभी वीरता शोर नहीं करती, कभी कभी वो बस चुपचाप बर्फीली चट्टानों पर जूते उतार देती है और कहती है कि मिशन रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी देशभक्ति भाषण में नहीं होती, वो पिता को लिखे उस लेटर में होती है, जहाँ बेटा कहता है कि अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो दुखी मत होना, क्योंकि मैंने देश के लिए अपना बेस्ट देने का फैसला किया है। और फिर एक ऐसा इतिहास बनता है जो सदियों तक याद रखा जाता है।
कैप्टन नाइक के झाकू और कैंगरू से महावीर चक्र उनका साहस ब्लैक रॉक की चट्टानों पर भी लिखा है, नागालैंड के दिल में भी बसा है और इंडियन आर्मी की उस ट्रेडिशन में भी बसा है जहां देश सबसे पहले आता है, और भारत की शौर्य गाथा में भी, कि जब तक हम अपने शूरवीरों को याद रखते हैं तब तक उनकी वीरता सिर्फ इतिहास नहीं रहती, हमारी राष्ट्रीय स्मृति का हिस्सा बन जाती है। नींबू साहब ने जो शौर्य ब्लैक रॉक पर दिखाया, उससे मुझे राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी की वो पंक्तियां याद आती हैं जिसमें उन्होंने लिखा था कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भारत माता की जय। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक समय था जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी मार्केट कहा जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका निर्माता, नवाचार का केंद्र और वैश्विक समाधान देने वाला देश बनकर उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में जो मजबूत नींव तैयार की है, उसका असर आने वाले दशकों तक दिखाई देगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव, सेमीकंडक्टर निर्माण की नई शुरुआत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ती नेतृत्व क्षमता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां, ये सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो कि केवल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नताशा जैन और आज हम बात करेंगे इंडिया की टेक्नोलॉजी की जर्नी के बारे में। दुनिया में कई देश नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं और बाकी देश उसका इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भारत खुद AI बना रहा है, सेमीकंडक्टर बना रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है और दुनिया में डिजिटल मॉडल भी पेश कर रहा है। आखिर पिछले 12 वर्षों में ऐसा क्या बदला कि भारत टेक्नोलॉजी मार्केट से टेक्नोलॉजी पावर बनने की राह पर पहुंच गया है? आइए समझते हैं। आज अगर भारत दुनिया की उभरती हुई टेक्नोलॉजी ताकत बन रहा है, तो उसकी सबसे मजबूत नींव है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 में 25.15 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। 2026 में यह संख्या बढ़कर 102.86 हो चुकी है।
ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी 6.1 करोड़ से बढ़कर 99.56 करोड़ पहुंच गई है। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, भारत ने दुनिया के सबसे तेज 5G रोलआउट्स में से एक का रिकॉर्ड बनाया है। आज देश के 99.9% जिलों में 5G सेवा उपलब्ध है। यही वजह है कि आज AI, क्लाउड, फिनटेक और अन्य डिजिटल सेवाओं का पूरा इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन असली बदलाव सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। सरकार ने भविष्य की टेक्नोलॉजी पर मिशन मोड में निवेश किया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 4500 करोड़ रुपीस के निवेश से देश भर में 38 सुपर कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 47 पेटाफ्लॉप्स है। इनमें से भारत का अपना परम रुद्र सुपर कंप्यूटर भी शामिल है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए 76,000 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया। जून 2026 तक 1.64 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 12 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें सेमीकंडक्टर, फैब एंड चिप पैकेजिंग यूनिट्स भी शामिल हैं। भविष्य की एक और बड़ी तकनीक है क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसके लिए सरकार ने 6003.65 करोड़ रुपए के नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत भी की। भारत ने 1000 किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन का नेटवर्क का सफल प्रदर्शन भी किया है और फरवरी 2026 में अमरावती में देश की पहली क्वांटम वैली की आधारशिला भी रखी गई है। अगर बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करें तो भारत तेजी से वैश्विक AI हब बन रहा है। इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया। मार्च 2026 तक भारत में करीब 1.8 लाख स्टार्टअप थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 89% नए स्टार्टअप AI आधारित समाधान इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 38,000 से अधिक GPU वाला साझा AI कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत सिर्फ तकनीक नहीं बना रहा, बल्कि उसके लिए लोगों को भी तैयार कर रहा है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम पर 27.53 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 17.14 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग मिल भी चुकी है। खास बात यह है कि इनमें से करीब 80% लोग टियर 2 और टियर 3 के शहरों में से हैं। भारत की इस प्रगति को दुनिया भी पहचान रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2025 में 38वें स्थान पर आ गया है। आज भारत में 2100 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स काम कर रहे हैं, जहां करीब 23.6 लाख लोग प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं। आपको जानकर और खुशी होगी कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 से अधिक देशों की भागीदारी ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब वैश्विक टेक्नोलॉजी चर्चाओं के केंद्र में है। तकनीक की असली ताकत सिर्फ नई मशीन बनाने में नहीं होती, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान करने में होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने इंटरनेट, AI, चिप्स, क्वांटम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नींव तैयार की है, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी है। भारत अब सिर्फ दुनिया की टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिसे दुनिया अपनाना चाहती है। और यही बदलाव भारत को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के इस क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना है। अगर आपके भी अंदर है कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमको भेज सकते हैं ddnews.creatorscorner@gmail.com पर। साथ साथ आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8130555806 पर, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी बहुत मायने रखती है। हर आवाज को यहाँ मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ DD न्यूज पर। नमस्कार।